शाहीन एकेडमी के बशीर काजी सर, सभी सहयोगी मान्यवर एवं उपस्थित श्रोतागण, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है देश के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के उत्थान में मुस्लिम महिलाओं का योगदान। पूरी सृष्टि ज़मीन और आसमान को बनाने के बाद उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर उनकी पत्नी हव्वा अलैहिस्सलाम को। सृष्टि का विधाता यह जानता था कि पुरुष के साथ स्त्री का होना ज़रूरी है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने स्त्री को पैदा किया। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि स्त्री के बिना सृष्टि अधूरी है। स्त्री और पुरुष के अस्तित्व से ही समाज की रचना पूर्ण होती है। वे समाज के अभिन्न अंग हैं। बीतते समय के साथ समाज में कई परिवर्तन आए। सोच बदली तो हालत बदले। स्त्रियों को समाज में स्थान मिलने लगा। यह हालत इतनी आसानी से नहीं बदले। इनके परिवर्तन लाने में कई कठिनाइयाँ आई। हिम्मत और संयम से आगे बढ़ते रहने पर ही यह परिवर्तन आया, जिसमें समाज ने स्त्रियों के अस्तित्व को माना, उन्हें समाज में जगह दी और उन्हें आदर से देखा जाने लगा। कहा जाता है कि वह देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ नहीं चल सकती। यही सोच और ऐसी महान हस्तियों के सहयोग से ही समाज में परिवर्तन आने लगे। ज्ञान और शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने ज़माने में पुरुषों की संख्या शिक्षा प्राप्ति में बेहद कम थी। तब स्त्रियों के लिए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वह शिक्षा प्राप्त करेंगी, मगर महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच और मेहनत ने यह कल्पना हकीकत में बदल दी। उन्होंने कहा था, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। मतलब मति, नीति, गति और धन, इन सब के कारण शूद्र हार गए और यह हार सिर्फ एक अशिक्षित होने के कारण हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना आरंभ किया, मगर समाज के लोग उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें तकलीफ देने लगे। हार कर ज्योतिबा और सावित्री बाई को अपना घर त्यागना पड़ा। आश्रय के लिए वह अपने मित्र उस्मान शेख के घर रहने लगे। उस्मान शेख महात्मा ज्योतिबा की शिक्षा की बात को समझते थे, पढ़ने का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी बहन फातिमा बीवी को सावित्री बाई के साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सावित्री बाई और फातिमा ने शिक्षा प्राप्त की और बाद में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगी। उन्होंने घर घर जाकर लड़कियों को शिक्षा का महत्व समझाया और उनमें रुचि जगाई। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। महात्मा ज्योतिबा फुले की बनाई स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। यह शिक्षा की मशाल इस तरह फैली कि वह बढ़ती ही गई और फिर कभी रुकी नहीं। फातिमा शेख शिक्षा लेने और देने वाली पहली मुस्लिम महिला थी जिसके पास सनद थी। उनका शिक्षा के लिए उठाया पहला कदम कई कदमों के साथ आगे बढ़ता गया और मुस्लिम महिलाएं शिक्षित होने लगी। अब यह देखा जा सकता है कि हर मुस्लिम माँ अपने बच्चों की शिक्षा पर वैसे ही ध्यान देती है जैसे बच्चे की अन्य ज़रूरतों पर। 170 साल पहले सावित्री बाई और फातिमा शेख की फैलाई शिक्षा का ही यह नतीजा है कि मैं आज आपके समक्ष
अपनी बात कह रही हूँ, और वह वक्ता महिलाएं जो यहाँ उपस्थित है। शिक्षण चरित्र के साथ मनुष्य के भविष्य को भी आकार देता है। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। सावित्रीबाई और फातिमा बीवी की महिलाओं के लिए की गई इस पहल के लिए उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसी से भी अनजान नहीं है। महात्मा गांधी जी की ललकार पर पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुआ। इस संग्राम में स्त्री और पुरुष दोनों थे जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया और देश को आज़ादी दिलाई। इसमें मुस्लिम की वह वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल क्रांतिकारी महिला थी, जिनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अब जब अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली को नज़रबंद करके कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने अवध की बागडोर खुद संभाली और अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया। अब्दी बानो बेगम, जिन्हें बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। वह सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट के साथ सभाओं में महिलाओं को संबोधित करती थी। हाजरा बेगम ने राष्ट्र को आज़ादी दिलवाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ी साम्यवाद की ताकतों के खिलाफ देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगाया। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला का नाम सभी जानते हैं, जो एक राजनीतिज्ञ और लेखिका है। वह राज्यसभा की पूर्व उपसभापति थी, मुंबई कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। भारत की पहली महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है। इस पद पर रहने वाली वह पहली मुस्लिम महिला है। समय के साथ मुस्लिम महिलाओं ने स्वयं और समाज के प्रति जागृति बढ़ने लगी। महिलाओं में जागृति बढ़ने लगी और उनकी हर क्षेत्र में रुचि बढ़ती गई। उन्होंने खेल कूद में भी अपना योगदान दिया। पहले जो खेल सिर्फ पुरुषों तक सीमित थे, वह औरतें खेलने लगी, जैसे क्रिकेट, कबड्डी वगैरह। मद्रास में जन्मी फौजिया खलील भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाली पहली मुस्लिम खिलाड़ी है। उन्होंने टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच खेले थे। काफ़ी वर्षों तक वह क्रिकेट टीम का हिस्सा रही। कर्नाटक की नौशीन अल कादिर को सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने का श्रेय जाता है। 78 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। गौहर सुल्तान और नुजरत परवीन महिला क्रिकेट का हिस्सा रही है। कबड्डी खेल 4000 वर्ष पुराना है, जो भारत में तमिलनाडु से आरंभ हुआ था। बिहार की शमा परवीन और झारखंड की इमरान ने कबड्डी में अपना नाम रोशन किया है। हॉकी की ओलंपिक टीम में निशा वारसी अंग्रेज़ों के खिलाफ सेमीफाइनल तक पहुंची। लखनऊ की मुमताज़ खान मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपनी कोच नीलम सिद्दीकी के कहने पर हॉकी खेलने लगी। वह जूनियर हॉकी टीम में जुड़ी रही। पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने अपने खेल से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई और अपने देश का नाम रोशन किया है। जिसकी ताकत को कोई नकार न सके, वह कलम है, वह लेखक की हो या कवि की। नेपोलियन का मानना था कि उसे हथियार से ज़्यादा कलम से डर लगता है, क्योंकि कलम की धार तलवार से ज़्यादा तेज होती है। कलम में वह ताकत है
जो तोप या बंदूक में नहीं। समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने कलम का हथियार इस्तेमाल किया। इसमें महिलाएं भी हैं। उर्दू की लेखिका इस्मत चुगताई उर्दू के अलावा अंग्रेजी और रूसी साहित्य की भी बहुत जानकार थी। मुस्लिम मध्यम वर्ग की लड़कियों की मानसिकता पर उनका सूक्ष्म निरीक्षण रहता था, वही उनकी कहानियों में प्रकट होता भी था। महिलाओं की समस्या या सामाजिक समस्याओं को वह अपनी कहानियों में स्थान देती रही। भाषा में महारत, मजाकिया लहजे में उसका प्रयोग, साहस और साहित्यिक गुणों से भरा होने के कारण उनका साहित्य लोकप्रिय हुआ। बंगाल की रुकैया सखावत लेखिका होने के साथ साथ एक दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपनी कलम से स्त्री पुरुष की बराबरी को दर्शाती रही। कविता, कहानी, निबंधों में वह स्त्री पुरुषों को बराबरी का हक देने की बात बताती रही। 1905 में प्रकाशित उनकी किताब अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका नाम था सुल्तान्स ड्रीम। यह एक अनोखे चित्रण के साथ लिखी गई थी, जिसमें कहानी के पुरुषों के पात्र औरतों का काम करते हैं और औरतें पुरुषों का। यह एक नई सोच दर्शाने वाली अनोखी कहानी थी। अलीगढ़ में जन्मी कुरतुल लैन, जो एनी आपा के नाम से मशहूर थी, इस उर्दू की लेखिका ने अपनी कहानियों में स्त्री पुरुष की बराबरी को दिखाया है। वहीं लखनऊ की कथाकार और नाटककार राशिद जहान भी अपने कथाओं और नाटकों में महिला पुरुष की समानता को दर्शाती थी। हिंदी लेखिका में अपनी लेखनी द्वारा समाज की सोच को बदलने की, उसे प्रगति की राह दिखाने की दिशा दी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जन्मी लेखिका मेहरुनिसा परवेज का पहला उपन्यास 1969 में प्रकाशित हुआ। नाम था आँखों की दहलीज। इस प्रकाशन के बाद वह नहीं रुकी। अनेक उपन्यास और कहानियाँ उनके द्वारा प्रकाशित हुई। उनके लेखन कार्य के लिए साहित्य भूषण सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान और महाराज वीर सिंह जुदे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। इलाहाबाद की नासिरा शर्मा ने फारसी भाषा एवं साहित्य में एमए किया था। अंग्रेजी और पश्तो भाषा में उन्हें महारत है। हिंदी भाषा पर उनकी गहरी छाप है। साहित्य, कला और संस्कृति विषयों की वह विशेषज्ञ मानी जाती है। सृजनात्मक लेखन के साथ साथ स्वतंत्र पत्रिकाओं में उनका कार्य उल्लेखनीय है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर यास्मीन शेख मराठी भाषा शास्त्र और व्याकरण की शिक्षिका थी। उन्होंने व्याकरण को समझाने के लिए मराठी लेखन मार्गदर्शन पुस्तक लिखी, मराठी शब्द लेखन को तैयार किया, जो मराठी साहित्यिक और विद्यार्थियों में बहुत प्रसिद्ध है। रजिया पटेल जलगांव जिले के छोटे से खेड़े सालवे की है। शिक्षा हासिल करने के लिए अपने पिता की सहमति से वह अपना घर छोड़कर शहर आई। उन्होंने अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया। वह आगे चलकर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका बनी। उन्हें मातोश्री भीमाबाई अंबेडकर और राष्ट्रीय बंधुता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल की कमला सुरैया अपनी कविताएं मातृभाषा मलयालम में और अंग्रेजी में लिखती है। उन्हें कमला दास के नाम से भी पहचाना जाता है। अपनी पहचान अंग्रेजी कवयित्री और लघु कथाकार के नाम से उन्होंने बनाई है। आदि से अब तक गौर किया जाए तो पता चलता है कि स्त्री प्रगति की नई नई सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती है। चाणक्य का कहना था कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती है। कितना सही कहा था उन्होंने। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की परवीन तन्हा ने अपना कार्यक्षेत्र सीमित नहीं रखा। पढ़ाई समाप्त होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में वह व्याख्याता बनी।
मुंबई और कोलकाता के आयुक्त और केंद्रीय शुल्क आयुक्तालय में काम किया। बाद में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की अधिकारी बनी। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स की महानिदेशक रही। लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। परवीन तलहा पहली मुस्लिम यूपीएससी की आईएएस अधिकारी थी। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फरदीन अदिल पहली मुस्लिम आईएएस अफसर है जो आसाम की है। यूपीएससी की वह पहली मुस्लिम टॉपर है। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी पब्लिक सर्विस में आदिवासी और दलितों से भी कम है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली खुशबू का घर छोटे मोहल्ले में है। दिल्ली से कुछ दूरी पर वह रहती है, मगर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वह इसरो की डायरेक्टर के पद तक पहुंच गई है। खुशबू की मेहनत ने उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि वह पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पद से सिर्फ 2 पदों की दूरी पर है। वह चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के मिशन का हिस्सा रही है। बिना पिता की खुशबू ने अपनी मां की मेहनत को सफल कर दिखाया है। खुशबू के बीटेक की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी ने बुलाया था, मगर खुशबू ने उसे छोड़कर इसरो में आवेदन भेजा क्योंकि वह भारतीय विज्ञान में काम करना चाहती थी। खुशबू को इसरो का टीम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। सभी महिलाओं की मेहनत और लगन से यह साबित होता है कि शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, इच्छा शक्ति से आती है। अगर ठान ले तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी के सुख दुख, उतार चढ़ाव, परेशानियां मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। हर इंसान जिंदगी को खुशी से जीना चाहता है, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहता है, जिससे वह कुछ पल आराम से मनोरंजन के साथ बिताए। देखा गया है कि जिन्हें किताब पढ़ने की आदत है उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान के पास कमी है तो सिर्फ वक्त की। ऐसी हालत में सुकून की तलाश में वह टीवी और सिनेमा के द्वारा अपनी परेशानियों को भूलना चाहता है, अपना मनोरंजन करना चाहता है। इस काम में मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में दिखती है। किसी ने मजबूरी में फिल्म की राह पकड़ी, किसी ने शौक से। दोनों ही राहें लोगों के लिए मनोरंजन की है। फातिमा राशिद अर्थात नरगिस दत्त की बहुचर्चित फिल्म मदर इंडिया के लिए अब तक लोग उन्हें याद करते हैं। बचपन में तलाश ए हक में काम करके उन्होंने फिल्म में काम की शुरुआत की थी। बड़े होने पर यही कार्य उनका कार्यक्षेत्र बन गया। उन्हें पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार प्राप्त हुए। मधुबाला का नाम मुमताज़ जहां बेगम था। भारतीय सिनेमा का वह ऐसा जाना माना चेहरा है जिसकी सुंदरता की चर्चा आज तक की जाती है। उनका देहांत बड़ी छोटी उम्र में हुआ था, किंतु उनकी अदाकारी और सुंदरता के चर्चे अब भी होते हैं। उनकी फिल्म मुग़ल आज़म हमेशा लोगों के दिल में रहेगी और उन्हें याद करने को मजबूर करेगी। वहीदा रहमान, सायरा बानो और न जाने कितनी हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों का मनोरंजन किया है, कर रही हैं।